नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता पढ़ेंगे। किसी भी सिस्टम को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता भी ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा सौदिक ऊर्जा से मेनली प्राप्त होती है। तो इसी ऊर्जा प्रवाह पे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता डिपेंड करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो तंत्र के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही उसका विनाश, तथापि इसका रूपांतरण अवश्य होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई सिस्टम अगर उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है तो उसमें ना तो हम ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, अर्थात ऊर्जा की मात्रा को कम कर सकते हैं। हाँ, इसका एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण जरूर कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। आप सब लोग इसके हर दिन आप इसे घर में इस चीज को देखते हो कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा इसकी सप्लाई आपके घर में होती है उसको आप यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हो। जैसे पंखा चलता है, ग्राइंडर चलता है, मिक्सर चलता है, ये सब रूप है यांत्रिक ऊर्जा का। आप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी रूपांतरित कर सकते हो। आप घर में बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह जलाते हो तो आप उसका रूपांतरण कर रहे हो प्रकाश ऊर्जा के अंदर। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की। एक चीज जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पारिस्थितिकी तंत्र में भी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसका पूर्णतया फॉलो होता है, अर्थात जो ऊर्जा उसके पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आती है उतनी ही ऊर्जा उससे बाहर निर्गमित भी हो जाती है। तो जो ऊर्जा है वो उतनी ही बनी रहती है पारिस्थितिकी तंत्र में, यदि अन्य कारक स्थिर बने रहते हैं तो। इसी प्रथम नियम पे आधारित है दूसरा नियम ऊष्मागतिकी का कि ऊर्जा का रूपांतरण और स्थानांतरण होता है। ये प्रथम नियम कहता है। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि जब भी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है और एक जगह से दूसरी जगह दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का कुछ भाग वातावरण में विसरित हो जाता है जो कि पुनः उस सिस्टम को अवेलेबल नहीं होता। ये कहता है ऊर्जा का दूसरा नियम। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पोषण स्तरों के बारे में हल्की सी चर्चा की थी कि जो उत्पादक हैं उनको प्राथमिक पोषण स्तर कहा जाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन्हें द्वितीयक पोषण स्तर कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब आगे आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब प्राथमिक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर में या द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर में, अर्थात एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा पहुंचती है तो उसकी कुछ मात्रा वातावरण में विसरित हो जाती है ऊष्मा के रूप में मैंने। ठीक है, तो ये ऊष्मागतिकी के दो नियम हैं जिन पे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता डिपेंड करती है। इसी चीज को और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें ऊर्जा एंटर हो रही है सौरिक ऊर्जा के रूप में। सौरिक विकिरण को ग्रहण करते हैं प्लांट्स, हरे पौधे, जो कि प्राथमिक पोषण स्तर में आते हैं। इन्हें उत्पादक हम कहते हैं।
ये जो हरा प्लांट है, ये जो सौरिक ऊर्जा ग्रहण कर रहा है उसकी अधिकांश मात्रा को ऊष्मा के रूप में परावर्तित कर देगा। कुछ मात्रा को, शेष बची हुई है उसमें से कुछ मात्रा को ये अपनी श्वसन प्रक्रिया में खर्च कर देगा और बहुत थोड़ा हिस्सा उस ऊर्जा का ऐसा है जिसको ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेगा। इसी सौर विकिरण में से कुछ ऊर्जा जो है वो इसके टिश्यूज का आकार बढ़ने में, ऊतकों का आकार बढ़ने में काम आ जाएगी। इसमें स्टोर हो गई ऊर्जा की कुछ मात्रा। अब उस प्राथमिक पोषण स्तर में जो ऊर्जा स्टोर है वही मात्र उपलब्ध हो पाएगी द्वितीयक पोषण स्तर पर। द्वितीयक पोषण स्तर पे कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक पोषण स्तर को जो प्लांट्स के अंदर संचित ऊर्जा है वो भोजन के रूप में प्राप्त होगी। अब उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा पुनः ऊष्मा के रूप में वातावरण में निर्मुक्त हो जाएगा, कुछ हिस्सा श्वसन प्रक्रिया के दौरान वातावरण में निर्मुक्त हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसके ऊतक और अंगों के निर्माण में खर्च हो जाएगा, कुछ हिस्सा वो अपने कार्य करने में खर्च कर देगा। फिर जो बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बची है वो इसमें संचित हो जाएगी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जो बहुत थोड़ा हिस्सा रासायनिक ऊर्जा का इसमें संचित हुआ है वो उपलब्ध हो पाएगा तृतीयक पोषण स्तर को। तृतीयक पोषण स्तर पे कौन बैठा है? कार्निवोरस, मांसाहारी, जो अपना भोजन प्राप्त करता है प्राथमिक उपभोक्ता से या शाकाहारी से। अब इस लेवल पे भी वही चीज होनी है, कुछ मात्रा में ऊष्मा के रूप में, कुछ मात्रा में श्वसन क्रिया के दौरान, कुछ मात्रा में ऊर्जा यूज हो जाएगी इसके ऊतक और अंगों के निर्माण में, कुछ ऊर्जा ये खर्च कर देगा अपने कार्य करने में, और बहुत थोड़ी ऊर्जा इसमें संचित हो पाएगी रासायनिक ऊर्जा या आहार ऊर्जा के रूप में। अब वो जो इसमें संचित हुई है रासायनिक ऊर्जा वो उपलब्ध हो पाएगी इससे ऊपर का जो पोषण स्तर है, चतुर्थ पोषण स्तर जिसे हम कहते हैं, इस पिक्चर में शो नहीं हो रहा है, सर्वाहारी जिसे हम कहते हैं, उसको उपलब्ध हो पाएगी। सर्वाहारी अपना भोजन सीधे प्लांट से भी लेता है, प्राथमिक पोषण स्तर से भी प्राप्त करता है और द्वितीयक पोषण स्तर से भी प्राप्त करता है। मनुष्य इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी दोहराई जाएगी, ऊष्मा के रूप में, श्वसन क्रिया के दौरान अपने कार्यों के रूप में, और ऊतक और अंगों के निर्माण में ये ऊर्जा काफी मात्रा में खर्च हो जाती है। हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि प्राथमिक पोषण स्तर से लेकर के चतुर्थ पोषण स्तर तक जो ऊर्जा पहुंची है उसमें हर स्तर पे ऊर्जा की अधिकांश मात्रा वातावरण में निर्मुक्त हो रही है, जो उस सिस्टम को दोबारा उपलब्ध नहीं हो पाती। एक चीज और, हर बढ़ते पोषण स्तर के साथ में ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है, निर्मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। अर्थात प्राथमिक पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा अधिकतम, और जो सर्वाहारी है चतुर्थ पोषण स्तर है वहां ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होती है। अब जो ये 4 पोषण स्तर हमने देखे ये डिकम्पोज भी होते हैं, अपघटित भी होते हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद में जो ऊर्जा इन चारों पोषण स्तरों में संचित रह जाती है वो ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है अपघटन की, और जब अपघटन होता है तो वापस वही चीज होगी, अधिकांश ऊर्जा किस रूप में बाहर निकल जाती है? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा
डिकम्पोजर्स को, अपघटकों को प्राप्त हो पाती है। तो इस तरीके से आपने देखा जो सौरिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है इकोसिस्टम को, लगभग उतनी ही मात्रा में ये ऊष्मा के रूप में वापस वातावरण में भी पहुंच रही है। इस तरीके से ये ऊष्मागतिकी के दोनों नियम यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलता है। यहाँ से वो प्राथमिक पोषण स्तर से हमेशा हर पोषण स्तर से होते हुए सबसे ऊपर का जो पोषण स्तर है उस तरफ ऊर्जा का प्रवाह चलेगा, कभी भी वो वापस उत्क्रमित नहीं होगा। अर्थात प्राथमिक पोषण स्तर से पहुंच गया द्वितीय पोषण स्तर में, लेकिन कभी भी द्वितीय पोषण स्तर से वापस प्राथमिक पोषण स्तर को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये हर स्तर पे ये चीज लागू होती है। तो जो एनर्जी फ्लो है या ऊर्जा प्रवाह है वो हमेशा एक दिशीय होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो पदार्थों का प्रवाह होता है, तत्वों का प्रवाह होता है, वो द्विदिशीय होता है। अर्थात जो भी तत्व हैं वो जैविक अजैविक जो भी तत्व हैं वो बंद चक्र में प्रवाहित होते हैं। अर्थात ये इनका सकल द्रव्यमान जो है वो नियत बना रहता है और ये जैविक समुदाय के उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण हमेशा उत्क्रमणीय होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे जो अवसादी भंडार है उसमें पोषक तत्व मौजूद हैं, पोषक तत्वों को प्लांट ग्रहण करेंगे, प्लांट से वो प्राथमिक पोषण स्तर में, प्राथमिक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर में, तृतीय पोषण स्तर में और चतुर्थ पोषण स्तर में सर्वाहारियों के पास में, फिर उनसे पहुंच जाता है डिकम्पोजर्स में। डिकम्पोजर्स उसको अपघटित कर देते हैं और पुनः है वो जो तत्व थे, पोषक तत्व थे, वो अवसादी भंडार में संचित हो जाते हैं। तो एक बंद साइकिल चलता है, अवसादी भंडार से पोषक तत्व चले और हर पोषण स्तर से होते हुए लास्ट में पुनः अपघटित होकर के अवसादी भंडार में ही पहुंच गए। तो ये एक बंद चक्र होता है। ये कुछ जैव रासायनिक चक्र अपने सिलेबस में हैं जिनके बारे में हम आगे की क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे और अधिक चर्चा हम इस पे करेंगे। छोटी सी एक चर्चा और कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ये संचरित होने वाले पोषक तत्व हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रमुख तत्व है, गौण तत्व है और सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। प्रमुख तत्व में ऐसे तत्व आते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है आदि। गौण तत्व में ऐसे तत्व आते हैं जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व में लगभग 100 से अधिक ये तत्व होते हैं जिनकी अति अल्प मात्रा पौधों को आवश्यक होती है, जैसे लोहा, जस्ता, मैंगनीज, कोबाल्ट ये। इसके अलावा कुछ जैविक तत्व भी पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे जीवित या मृत पौधों के जो वियोजित भाग होते हैं, वो जंतुओं द्वारा त्यक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ये सब आवश्यक होते हैं। कुछ रासायनिक तत्व जैसे जिन्हें जैविक उत्प्रेरक होते हैं, पाचक का कार्य करते हैं, ये भी आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके के रासायनिक तत्वों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मैन होते हैं और ये गैसीय प्रावस्था में मौजूद रहते हैं। तो ये थी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।